कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन अब भी कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु का क्रम जारी है। जिले में मंगलवार को कोरोना के 3 नए संक्रमित सामने आए। वहीं सरकारी रिकॉर्ड में एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई है। लॉकडाउन के दौरान बंद हुई कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई शहर के अनलॉक होते ही पुनः प्रारंभ हो गई है। 50 से ज्यादा आवेदकों के दुख दर्द कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सुने और निराकृत कराए। जबलपुर जिले में इस वर्ष भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन नहीं होगा। कोरोना काल को देखते हुए विभिन्न रथ यात्रा समितियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में रथ यात्रा समिति के पदाधिकारियों की जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से रथ यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में समस्याएं लेकर आने वाले दिव्यांगजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कार्यालय में दिव्यांगों की आवाजाही के लिए बनाए गए रैंप का गेट बंद कर दिया गया है, जिससे दिव्यांगों में रोष व्याप्त है। समयमान, वेतन और गृह जिले में पदस्थापना जैसी 10 सूत्री मांगों को लेकर जिले के पटवारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। पटवारी संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है और 10 जुलाई से काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है। दमोह स्थित कंप्यूटर सेंटर का कर्मचारी बनाकर देता था डॉक्टर की फर्जी डिग्री। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में पकड़े गए 2 फर्जी डॉक्टरों से पूछताछ में उजागर हुए सनसनीखेज खुलासे के बाद एसटीएफ जबलपुर की टीम ने दमोह स्थित कंप्यूटर सेंटर के कर्मचारी को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 प्रिंटर और लैपटॉप बरामद किए हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर सेंटर के कर्मचारी से एसटीएफ की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम कम कराने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गढ़ा चौहानी उद्यान में पौधारोपण अभियान के माध्यम से पौधों का रोपण किया। इस दौरान पीपल, नीम, बरगद जैसे विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने पेड़ों को संरक्षित रखने का संकल्प भी लिया। जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे कुल 125 लीटर कच्ची और 98 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नकली रेमडेसिविर मामले के मुख्य आरोपी सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा से गुजरात पुलिस भी करेगी पूछताछ। मोरबी गुजरात की पुलिस टीम मोखा का प्रोटेक्शन वारंट लेकर पहुंची जबलपुर। पूछताछ में और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद। जबलपुर में संचालित 20 मदरसे हो सकते हैं बंद। बार बार जानकारी मांगने पर भी सरकार को नहीं मिल रही है जानकारी। और भांजे ने मामा की हत्या। कैंट थाना अंतर्गत कबरदा हाउस के पास हुई घटना, आरोपी हुआ फरार। लॉकडाउन के दौरान बंद हुई कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई शहर के अनलॉक होते ही पुनः प्रारंभ हो गई है। 50 से ज्यादा आवेदकों के दुख दर्द कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सुने और निराकृत कराए। शहर अनलॉक होते ही कलेक्ट्रेट की साप्ताहिक जनसुनवाई भी प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बारी बारी से 50 से ज्यादा आवेदकों की शिकायतें सुनी और उनका निराकरण कराया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए पहले से एक अलग काउंटर पर आवेदन जमा कराए गए, उसके बाद सुनवाई की गई। अलग अलग मुद्दे हैं, किसी के खाद्यान्न से संबंधित मुद्दे हैं, किसी के रिइंबर्समेंट से संबंधित मुद्दे हैं, किसी के जो है पारिवारिक विवाद हैं। इस संबंध में कई इस प्रकार की शिकायतें और चीज़ें आई थी जो ऑन द स्पॉट समाधान हो सकते थे और अधिकारियों से बैठ के निराकरण हो सकते थे, वो किए हैं। बाकी संबंधित सेक्शन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किए गए हैं। कुछ टीएल में डाले गए हैं प्रकरण, ताकि गंभीरता को ध्यान में रखते हुए समय सीमा लिमिट, जो टाइम लिमिट हमारी मीटिंग होती है उसमें निराकरण किया जा सके। काफी दिनों बाद आयोजित हुए जनता दरबार में आने वाले प्रकरणों में आपसी बंटवारा विवाद, घरेलू विवाद और जमीन जायदाद के विवाद और शासकीय योजनाओं से जुड़ी शिकायतें शामिल रहीं। जिले में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन अब भी कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु का क्रम जारी है। जिले में मंगलवार को कोरोना के 3 नए संक्रमित सामने आए। वहीं सरकारी रिकॉर्ड में एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 6 है।
जिले में कोरोना संक्रमित नए मरीजों के सामने आने की संख्या में भले ही उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन प्रतिदिन कोरोना के खाते में एक मरीज की मौत दर्ज की जा रही है। मंगलवार को जिले में कोरोना संक्रमित 3 नए मरीज सामने आए। वहीं एक मरीज की मौत की पुष्टि भी सरकारी रिकॉर्ड में की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक मरीज को ही डिस्चार्ज किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 6 है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने 4722 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 50,569 हो गई है। वहीं अब तक कुल स्वस्थ हुए व्यक्तियों का आंकड़ा 49,890 है। जिले का रिकवरी रेट भी 98.65% दर्ज किया गया है। जिले के चिन्हित मुक्तिधामों में भी कोविड प्रोटोकॉल से कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा बीते 24 घंटे में 4,975 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 7,03,339 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। जबलपुर जिले में इस वर्ष भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन नहीं होगा। कोरोना काल को देखते हुए विभिन्न रथ यात्रा समितियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में रथ यात्रा समिति के पदाधिकारियों के जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से रथ यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कोरोना संक्रमण काल के मद्देनजर इस वर्ष भी जबलपुर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में रथ यात्रा समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित और एडिशनल एसपी रोहित काशवानी की मौजूदगी में हुई बैठक में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी समितियों ने सर्वसम्मति से 12 जुलाई को होने वाली रथ यात्रा को इस वर्ष भी स्थगित रखने का निर्णय लिया है। समिति के पदाधिकारियों ने मंदिरों में ही परंपरा अनुसार भगवान का पूजन अर्चन करने का निर्णय लिया और कोविड के नियमों का पालन करने की बात कही। आज की मीटिंग में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है जबलपुर में अलग अलग जगह पे, तो उसको लेकर मीटिंग की गई थी और सभी समितियों के जो मेंबर्स आए हुए थे उनकी तरफ से ही ये स्वयं की तरफ से ही निर्णय लिया गया सभी की तरफ से कि चूँकि जो शासन के नियम निर्देश हैं और जो कोरोना काल को देखते हुए इस वर्ष कोई रथ यात्रा ना निकाली जाए। कलेक्टर जबलपुर के ऑफिस में पुलिस प्रशासन के साथ सभी मंदिर समितियों के प्रमुखों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से सभी ने यही भावना व्यक्त की कि क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत समय को देखते हुए हमें मंदिरों से श्री भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा शहर में भ्रमण हेतु नहीं निकालनी है और मंदिर में हम लोग पिछले वर्ष की तरह ही पूजन अर्चन कर इस कार्य को सानंदपूर्ण करेंगे, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का जो प्रशासन का निर्णय है उसी के अनुरूप उस कार्य को किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह रथ यात्रा नहीं निकालेंगे और मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे और पूजा अर्चना करके दिन भर अपना जो गतिविधियां चलेंगी उसको चलाएंगे। इस तरह से हम शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने जगदीश मंदिर गड़ा फाटक क्षेत्र में और रथ यात्रा नहीं निकालेंगे, ये निर्णय हमने लिया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी कोरोना काल को देखते हुए जबलपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन नहीं हुआ था। इस वर्ष भी यही निर्णय लिया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में समस्याएं लेकर आने वाले दिव्यांग जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कार्यालय में दिव्यांगों की आवाजाही के लिए बनाए गए रैंप गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे दिव्यांगों में आक्रोश व्याप्त है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभिन्न समस्याएं लेकर आने वाले दिव्यांगों को कार्यालय आने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिव्यांगों की सुविधा के लिए बनाए गए रैंप के गेट को बंद कर दिया गया है। गेट न खुलने के कारण दिव्यांगजन कार्यालय परिसर तक जाने के लिए खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और उनमें इस बात को लेकर रोष भी व्याप्त है। आज हमारे जिला कलेक्ट्रेट का गेट हम लोगों के लिए बंद है, जहां रैंप सुगम भारत हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और उसी सुगम यातायात को कलेक्ट्रेट परिसर का गेट बंद करके हम दिव्यांगों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है और दिव्यांगों के लिए सारे दरबार बंद करके रखे हैं ताकि दिव्यांग अपनी समस्या लेकर उन तक ना पहुंच सके। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी अब हम लोगों की यही है कि हम लोग अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर साहब के पास आ रहे हैं, हर हफ्ते चल फिर कर जा रहे हैं। देखिए हम लोगों को यहाँ से घिसट के पूरा उनके केबिन तक गए और वहाँ पे पता चला कि कलेक्टर साहब आज नहीं मिलेंगे।
दिव्यांगों ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से मांग की है कि दिव्यांगों की दिक्कतों को देखते हुए रैंप का गेट अविलंब खोला जाए ताकि उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। समयमान, वेतन और गृह जिले में पदस्थापना जैसी 10 सूत्री मांगों को लेकर जिले के पटवारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। पटवारी संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा और 10 जुलाई से काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी। शहर अनलॉक होते ही धरना प्रदर्शनों और हड़तालों का मौसम अनलॉक हो गया है। जूनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के बाद अब जिले के पटवारी भी सड़कों पर उतर आए हैं। पटवारी संघ ने समयमान, वेतन और गृह जिलों में पदस्थापना जैसी कई मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। पटवारी संघ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा पटवारियों से 56 विभागों का कार्य कराया जाता है, लेकिन तकलीफों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। हमारे मध्य प्रदेश का पटवारी खुद के मूल काम छोड़ के 56 विभागों का काम और करता है। उसके बाद पटवारी की प्रत्येक मांगों पर 20 वर्षों से शासन लगातार अनदेखी कर रही है। आज हम ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को जल्दी पूरी करें। आपको शायद पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में जो भू अभिलेख डिजिटलाइजेशन का काम है वो पूरे भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। ये काम में पूरा जो 100% काम किया है वो पटवारियों ने किया है। उसके बाद पटवारियों की छोटी छोटी समस्याओं को शासन हमेशा से अनदेखी करता है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रखी है। पहले तो हम सारा ऐप से लॉग आउट होंगे, क्योंकि हमारा सारा काम जो है खेती का वो सारा ऐप से होता है। इसे सरकार को समझना होगा कि किसानों को कितना प्रभाव पड़ेगा यदि पटवारी सारा ऐप से लॉग आउट होता है तो। फिर उसके बाद है काली पट्टी व काला मास्क लगा के हम काम करेंगे जो विरोध का प्रदर्शन करेगा। उसके बाद है कि भू अभिलेख को छोड़कर समस्त कार्यों को, क्योंकि हम भू अभिलेख नहीं छोड़ सकते, इसके अलावा हम जितने भी कार्य हैं, चाहे वो कोरोना काल में ड्यूटी हो या वैक्सीनेशन से संबंधित कार्य हो, सभी कार्यों को हम बहिष्कार कर देंगे। जिला प्रशासन ने पटवारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। ज्ञापन दिया गया है सरकार के नाम पर। इसमें इनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं, जिसमें से प्रमुख है अपने सारा ऐप का बहिष्कार और इनका ग्रेड पे बढ़ाने के लिए। तो इसके संबंध में जो भी हम सरकार तक इनका मैसेज पहुंचा देंगे। विरोध प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट में देर तक मजमा लगा रहा। वहीं पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ध्यान नहीं देती है तो 10 जुलाई से पटवारी काम बंद कर देंगे। दमोह स्थित कंप्यूटर सेंटर का कर्मचारी बना कर देता था डॉक्टर की फर्जी डिग्री। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में पकड़े गए 2 फर्जी डॉक्टरों से पूछताछ में उजागर हुआ सनसनीखेज खुलासा, जिसके बाद एसटीएफ जबलपुर की टीम ने दमोह स्थित कंप्यूटर सेंटर के कर्मचारी को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 प्रिंटर और लैपटॉप बरामद किए हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर सेंटर के कर्मचारी से एसटीएफ की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी रहस्य उजागर होने की संभावना है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले की जांच कर रही जबलपुर एसटीएफ ने अब पथरिया दमोह के कंप्यूटर सेंटर में काम करने वाले एक कर्मचारी रवि पटेल को गिरफ्तार किया है। रवि वह शख्स है जिसने नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में पकड़े गए आशीष अस्पताल के डॉक्टर नीरज साहू और हार्ट इन्फिनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेंद्र कुमार की बीएमएस की फर्जी डिग्री बनाई थी। रवि से एसटीएफ कार्यालय में हुई पूछताछ में पता चला कि 2019 में उसके द्वारा नीरज साहू की फर्जी डिग्री और फर्जी रजिस्ट्रेशन बनाया गया था और 2020 में नरेंद्र ठाकुर की फर्जी डिग्री तैयार की गई थी। जब हमने नीरज साहू का पुलिस रिमांड लिया तो उसने उसमें बताया कि उसने ये जो फर्जी डिग्री है ये एक अन्य डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर की मदद से बनवाई है। नरेंद्र ठाकुर थाना ओमती में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक अन्य प्रकरण में आरोपी था जो कि जेल में निरुद्ध था। उसका हमने प्रोडक्शन वारंट लेकर और इन दोनों की एक साथ रिमांड ली और इनको आपस में पूछताछ किया बिठाकर। तब हम नरेंद्र ठाकुर ने खुलासा किया कि उसने जो फर्जी मार्कशीट है उसने पहले नीरज साहू की भी बनवाई थी और ख़ुद की भी उसने फर्जी डिग्री बनवाई हुई है बीएमएस की, जिसका यूज़ करके वो भी इन्फिनिटी अस्पताल में एज आरएमओ काम कर रहा था। उससे पूछताछ में हमें पता चला कि उसने ये डिग्री अपने एक दोस्त जो कि दमोह में कंप्यूटर ऑनलाइन की दुकान में काम करता है उसकी मदद से बनवाई थी। हमने उसको राउंड अप किया हुआ है और उससे पूछताछ कर रहे हैं और जब्ती वगैरह भी कर रहे हैं। कार्रवाई अभी जारी है। आप लोगों ने कुछ मिला है अभी जो दमोह में जो कार्रवाई हुई है उसमें कुछ बरामद हुई है? हाँ, जो अभी दमोह में हम लोगों ने जब उससे अभी जब्ती की है तो हमें कुछ इक्विपमेंट्स मिले हैं, लैपटॉप प्रिंटर वगैरह भी उसका मिला हुआ है, जिस पर से अभी जाँच चल रही है। कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो
पुलिस रवि पटेल से पूछताछ कर रही है। इससे लैपटॉप और 2 कंप्यूटर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस को शंका है कि इसके द्वारा और भी फर्जी रजिस्ट्रेशन व डिग्रियां बनाई गई हैं, जिसके संबंध में इससे पूछताछ की जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम कम कराने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण आम जनमानस का जीना मुश्किल हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम कम कराने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सभी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है। ताकि इस पे लगाम महंगाई पे रोक लगाई जाए और जनता को राहत दी जाए। हमारी मांगे ये हैं कि जो डीजल, जैसे कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर, जैसे कि दिल्ली सरकार ने इस महामारी के दौरान अपने राज्य करों को कम करके डीजल और पेट्रोल की दामों को कम किया और जनता को सस्ते में पेट्रोल डीजल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी मांगे ये है मध्य प्रदेश सरकार भी अपने राज्य करों को कम करके पेट्रोल से वैट टैक्स, अतिरिक्त शुल्क से आदि कम करके जनता को कम से कम सस्ते में पेट्रोल मुहैया कराएं। अब ये बताइए, ये सारे विकास किस चीज़ के कर रहे हैं? विकास इन लोग जितने भी कर रहे हैं, जितने भी जो कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? ये साधन जितने भी जुटा रहे हैं, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए, और जबकि सरकार का फर्ज बनता है कि समभाव होना चाहिए, गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसे संसाधनों का विकास करो जो गरीब के हित में भी जाता हो। ये ऐसे संसाधनों का विकास कर रहे हैं जो सिर्फ वरिष्ठ और बड़े लोगों के हक में जाता है। विरोध प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट परिसर में देर तक गहमागहमी मची रही। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया, ये बात भी चर्चा का विषय बनी रही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गढ़ा चौहानी उद्यान में पौधारोपण अभियान के माध्यम से पौधों का रोपण किया। इस दौरान पीपल, नीम, बरगद जैसे विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने पेड़ों को संरक्षित रखने का संकल्प भी लिया। प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित रखने के संकल्प के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गढ़ा चौहानी उद्यान में बरगद, नीम, पीपल जैसे पौधों का रोपण किया। विहिप कार्यकर्ताओं ने इन पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रतिवर्ष मानसून सत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की समस्त इकाइयां देश भर में पौधारोपण अभियान चलाती हैं, ताकि प्रकृति और पर्यावरण को बचाया जा सके। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा प्रतिवर्ष मानसून सत्र में वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम किया जाता है। यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद की समस्त इकाइयों में देश भर में कार्यक्रम किए जाते हैं। बजरंग दल के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ता इसमें अपना पूर्ण योगदान देते हैं और बजरंग दल के बैनर में यह कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। आज इसी कार्यक्रम में चौहानी गढ़ा उद्यान में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद की दुर्गावती प्रखंड के द्वारा किया गया है। ये हमारे यह उद्देश्य है कि ऑक्सीजन की जो समस्या अभी इस कोरोना काल में चली है, तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति हो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र की ऑक्सीजन थोड़ी बूस्ट हो। कितने पौधे लगा रहे हैं भाई साहब? हम लोगों ने यहाँ पर 100 से 150 पौधों का वृक्षारोपण किया है। इसकी देखरेख किस तरह करेंगे? इसकी देखरेख के लिए हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता रहेंगे सुबह शाम। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगामी दिनों में भी पौधारोपण अभियान जारी रखने की बात कही है। पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है। बेटे के द्वारा पिता की जघन्य हत्या का खुलासा हुए अभी चंद घंटे ही बीते थे कि भांजे के द्वारा मामा की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामला कैंट थाना अंतर्गत कवर्धा हाउस के समीप का है, जहां मामा की भांजे ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए आरोपी भांजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे पुल नंबर 2 के पास सोमवार की रात को मामा और भांजे के बीच हुए विवाद के दौरान भांजे ने चाकू से मामा पर हमला कर दिया। इस घटना में मामा को गंभीर हालत में विक्टोरिया लाया गया और वहां से उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार दिनेश अहिरवार का अपनी पत्नी से तलाक का मुकदमा चल रहा था।
और उसकी पत्नी कुछ पेशियों में नहीं आई थी। इसी सिलसिले में उसने अपने भांजे हनी को बातचीत करने के लिए घर बुलाया था और उसी बीच दोनों में हुए विवाद के दौरान हनी उर्फ हिमांशु ने दिनेश की हत्या कर दी। अभी ज़्यादा इन लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, बात में इन लोग को झूमा झटकी हुई और दोनों बाहर निकल गए। अब वहाँ कैसे दुर्घटना हुआ हमें नहीं मालूम। इसका दिनेश अहिरवार नाम है। वहाँ बेटे का? हाँ। और जिसने मारा है वो कौन है? वो हनी जायसवाल। हनी जायसवाल? हाँ। वो भी आपके रिश्तेदार है क्या? नाती है मेरा। नाती है। हाँ। कितने बजे की बात है? ये 10:30-11 बजे की बात है। आप लोग क्या कर रहे थे? कल रात की ये घटना है। थाना कैंट के अंतर्गत पुल नंबर 2 के पास एक हत्या की घटना घटित हुई है। इसमें मृतक दिनेश अहिरवार है। उसे एक विवाद के दौरान उसका ही भांजा हनी उर्फ हिमांशु ने चाकू से उस पर वार किया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई थी और जब उसे विक्टोरिया हॉस्पिटल ले गया और विक्टोरिया हॉस्पिटल से प्रारंभिक ट्रीटमेंट के बाद जब उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तो मेडिकल कॉलेज में उसे डेड घोषित कर दिया गया था। इस घटना के पीछे जो बात अभी तक सामने आई है तो उसमें इस प्रकार है कि मृतक का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी के चलते उनका डाइवोर्स को केस न्यायालय में चल रहा है। उस डाइवोर्स के केस में मृतक की पत्नी हाजिर नहीं हो रही थी और इसमें मृतक अपने भांजे हिमांशु पर ये शंका कर रहा था कि इसके कारण से वो हाजिर नहीं हो रही है। इसी कारण से उनमें विवाद हुआ था रात्रि में और इस दौरान ये हत्या की घटना घटित हुई है। इसमें आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रकरण थाना कैंट में दर्ज कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दिनेश को अपने भांजे हनी पर शक था कि उसकी वजह से ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए मौके से फरार हुए आरोपी भांजे हनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे कुल 115 लीटर कच्ची और 98 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है। जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर पुलिस नकेल कस रही है। विशेष अभियान चलाकर अवैध शराब कारोबारियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में बरेला, रांची और संजीवनी नगर थाना पुलिस ने अलग अलग इलाकों में दबिश देकर अवैध शराब का कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पुलिस ने 115 लीटर कच्ची और 98 पाव अंग्रेजी गोवा शराब बरामद की है। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।